हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। तो आज हम बात करने वाले हैं ये हमारा जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एवं जो यूजीसी नेट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चौथा है, ठीक है, चौथा प्रैक्टिस सेशन है। और इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं। और यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको जो है एक अच्छी समझ विकसित हो। तो ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेशन है। और इसमें यदि बात करें तो इसमें जो उससे आगे के प्रश्न हैं उनको हम करने वाले हैं। और इससे यदि बात करें तो ये हमारा 73वां प्रश्न है। और इससे पहले के प्रश्न जो हैं वो हम 3 वीडियोस के माध्यम से जो है यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। और जो है प्ले लिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देर ना करते हुए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और यदि बात करें तो इसमें जो भी प्रश्न हैं वो यूजीसी नेट, जो भी यूजीसी नेट होता है उसमें आए हुए प्रश्न हैं। एवं टीजीटी, जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एवं जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी एवं जो है नेट में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी देखा जाए तो वही प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन से वर्ष में आए हुए हैं वो प्रश्न, उनके माध्यम से वो भी इसमें लिखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। हुआ कि निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो एक प्रश्न है, अब इसका हमें उत्तर पहले देखना है। यदि बात करें जो ताम्रकालीन स्थल हैं, जो कि अर्थात ताम्रकालीन का अर्थ होता है कि जहाँ से तांबे के सर्वाधिक जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो यह है आहार जो संस्कृति है। इसकी बात करें तो आहार संस्कृति जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से क्या क्या मिला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो है यूजीसी नेट में आया हुआ है प्रश्न। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इससे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि इसमें देखें तो आहार का प्राचीन नाम होता है ताम्बती। आहार जो संस्कृति है ये देखा जाए तो राजस्थान की है। और आहार का प्राचीन नाम है ताम्बती, अर्थात तांबे वाली जगह। तांबे वाली जगह भी इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार मिले हैं, ठीक है। तो पत्थर यहाँ कम मिले हैं लेकिन तांबे के औजार बहुत ही अधिक मात्रा में मिले हैं। यहाँ से काले और लाल मृदभांड भी मिले हैं जिन्हें सफ़ेद रैजी चित्रों से सजाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, पहली बात कि आहार का प्राचीन नाम है ताम्बती। हो सकता है अगले एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि जो आहार संस्कृति है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ताम्बती या फिर तांबे वाली जगह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पत्थर की जगह जो है तांबे के सर्वाधिक औजार प्राप्त हुए हैं। और काले एवं लाल मृदभांड भी यहाँ से मिले हैं जिन्हें सफ़ेद रैजिक चित्रों से सजाया गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को अपने देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो हालांकि इसमें उत्तर भी दिए हुए हैं, मैं आपको उत्तर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे मैं आपको समझाता भी चलूंगा, ठीक है। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ न पहाड़कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो गड्ढा खोदना अर्थात जो गर्तवास है, जो गर्तावास है, इसके साथ सर्वाधिक रूप से देखा जाए तो 2 ही स्थलों से मिले हैं, जो कि कश्मीर में। कश्मीर में के कौन कौन से स्थल हैं, एक तो है गुफा कराल और दूसरा है बुरजोम, ठीक है। तो गुफा कराल एवं बुरजोम से इसके साक्ष्य मिलते हैं। गुफा कराल और बुरजोम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। और जो है देखा जाए तो बुरजोम जो है वहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और बुरजोम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बुरजोम गुफा कराल जो कि देखा जाए तो दोनों ही नवपहाड़कालीन स्थल है, दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है उनको भी ये देख लेते हैं। जो है इसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ न पहाड़कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था, अर्थात जो गर्तावास है उसी की बात हो रही है। इसका साक्ष्य बुरजोम से प्राप्त हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था। विदित है कि प्रथम न पहाड़कालीन स्थान की खोज कश्मीर में हुई थी। न पहाड़काल की अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व का खाद्य उत्पादन था। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब नव पहाड़काल में कृषि की खोज हुई थी तो कृषि की खोज किस लिए होती है, और बात करें तो कृषि जब उत्पन्न होती है तो कृषि से ही हम अपने जो है भोजन का जो है उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो भोजन का जो उत्पादन है उसे ही हम खाद्य उत्पादन कहते हैं। खाद्य उत्पादन इन नव पहाड़काल की एक प्रमुख विशेषता के रूप में जाना जाता है। और जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं उसमें हम इसको पढ़ भी चुके हैं और आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो खाद्य उत्पादन जो कि नव पहाड़काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। और पशुओं को पालतू बनाने की भी जानकारी मिलती है, अर्थात जो पशुपालन का व्यापक
जो व्यापक पशुपालन है इसकी शुरुआत जो है नवपाषाण काल में ही हुई थी, लेकिन पशुपालन की जो व्यावहारिक शुरुआत है वो मध्यपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, तो बागौर जो कि राजस्थान में है, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और गुजरात का है लोटेश्वर, उन 3 स्थलों से पशुपालन के जो है साक्ष्य मिलते हैं। तीनों के तीनों अभी जो हमने बताए वो तीनों के तीनों मध्यपाषाण काल के ही स्थल है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 75वां। 2001 में कहाँ पर एक पूरा असमीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न जो है ये दूसरी बार आया हुआ है। ठीक है, वो पहले जो इससे पहले वाली वीडियो थी नंबर 3 की वीडियो जो है प्रैक्टिस सेशन, उसमें हम इस प्रश्न को कर भी चुके हैं। ठीक है, तो 47 नंबर का प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया। उसमें आप देखेंगे तो सेम टू सेम यही प्रश्न आया हुआ है। 2001 में कहाँ पर एक पूरा असमीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो उत्तर है हमारा ओदे। ओदे को ओडई भी कहा जाता है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर ही 2001 में एक पूरा असमीकृत मानव शिशु कपाल मिला है। ठीक है, तो कहाँ से मिला है? ओदे, क्योंकि इसे ओडई भी कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और ये कहाँ आया हुआ है प्रश्न? तो यूजीसी नेट में ये आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में यदि बात करें तो सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय केपी राजेंद्र को विल्लुपुरम जिला है, विल्लुपुरम जिला के ओडई या फिर ओदे स्थान से जो है ये मिला है। इसमें एक शिशु का पूरा कपाल मिला है, और जिसकी तिथि जो है वो 1,66,000 वर्ष बताई गई है, जो कि मध्य पुरापाषाण काल से लेकर उच्च पुरापाषाण काल के बीच इसका कालक्रम बताया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दूसरी बार आया हुआ प्रश्न है। यूजीसी नेट में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें है क्षेत्र निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? मैंने आपको बताया भी था कि हाथी जो है वो दमदार होता है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि हाथी दमदार होता है, तो दमदार से बना दमदमा। ठीक है, तो दमदमा से ही जो है हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। और दमदमा से तीन कब्र में जो है कब्र में 3 कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। और जो महदाहा है, महदाहा की बात करें तो यहाँ से कब्र में 2 कंकाल प्राप्त होते हैं। और सराय नहराए यहाँ से कब्र में 4 कंकाल के साक्ष्य सराय नहराए से मिलते हैं। दमदमा से जो सराय नहराए यहाँ से 4 और जो दमदमा है यहाँ से 3 और मैदाहा से 2 कंकाल के साक्ष्य कब्र में मिलते हैं। ठीक है, और दमदमा, सराय नहराए और मैदाहा ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं और तीनों ही लघु पाषाणिक संदर्भ, जो लघु पाषाणिक इसे क्योंकि लघु पाषाण बात करें तो लघु पाषाण किस काल की विशेषता है? तो है मध्यपाषाण काल की। इसलिए जो दमदमा, सराय नहराए और मैदाहा, हालांकि बागौर भी मध्यपाषाण काल का ही स्थल है, तो चारों स्थल मध्यपाषाण काल के ही हैं, लेकिन दमदमा, सराय नहराए और मैदाहा ये तीनों एक ही जिले में पड़ते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। और दमदमा से हाथी दांत का लटकन भी प्राप्त हुआ है और यहाँ से 41 मानव के समाधान भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 41। अब मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूँ जिससे कि और भी आप देख सकते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्यपाषाणकालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है और हड्डियों से बने अनेक औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने अभी बताया आपको कि 41 जो मानव समाधान है, सर्वाधिक मानव समाधान यहीं से मिले हैं, जो कि हैं 41 मानव समाधान। और यहाँ से गर्त चूल्हे जो देखा जाए तो दमदमा, सराय नहराए और मैदाहा ये तीनों जो स्थल हैं इनकी बात करें तो यहाँ तीनों से ही गर्त चूल्हे एवं स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 77वां, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? यदि बात करें तो इनमें से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है, तो इनमें से चारों स्थलों को दें, पादरी, बेदाना, कुंतासी, जगेड़ा। मैंने आपको शायद बताया भी था कि जो जगेड़ा एवं एक है अतरंजी गेड़ा, यहाँ से जो लोहा है इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो जो लोहा के साक्ष्य मिलते हैं और लोहा के साक्ष्य किस काल के मिलते हैं? तो जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से जब साक्ष्य मिलते हैं तो जो जखेड़ा है ये हड़प्पा युगीन कहाँ से हो सकता है? तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। तो जो है जखेड़ा ये स्थल नहीं है, अर्थात यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? तो जखेड़ा, जहाँ से जो है ये उत्तर प्रदेश का एटा जिला है। एटा जिला में एक है अतरंजी खेड़ा और दूसरा जखेड़ा। इन दोनों स्थलों से लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ जिससे आपके और भी प्रश्न बन जाएं। तो मैं दिखा देता हूँ।
यदि हम बात करें तो जखेड़ा को छोड़कर पादरी, बेदाना, कुंतासी ये सभी जो है हड़प्पा पुरा स्थल है। और कुंतासी जो मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे, जो कुंतासी है इसकी बात करें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कुंतासी जो कि खंबात की खाड़ी में पड़ता है, और कुंतासी एवं लोथल ये दोनों ही खंबात की खाड़ी में पड़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। कुंतासी जो कि एक बंदरगाह स्थल है और लोथल भी एक बंदरगाह स्थल है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में टोटल 5 बंदरगाह स्थल है, जिनको हम जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उसके बारे में कंप्लीट रूप से जानेंगे। ठीक है, यहाँ केवल बेसिक जानकारी जान लेते हैं। यदि बात करें तो जो है इसको समझ लेते हैं। जैसे जखेड़ा को छोड़कर पादरी, बेदाना, कुंतासी आदि हड़प्पा पुरा स्थल हैं। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी तिथि लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। अर्थात यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के कई प्रश्न बन गए। जो हड़प्पा सभ्यता है एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी तो कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य शब्द है हड़प्पा सभ्यता को, तो उसे हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी तिथि अगर कभी पूछी जाए आपसे तो सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। और आगे बात करें तो एटा जिला जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से जखेड़ा और जो है एक स्थल और है अतरंजी खेड़ा, ये लिखा हुआ है। तो अतरंजी खेड़ा ये भी एटा जिला में पड़ता है और जखेड़ा ये भी एटा जिला में पड़ता है। इन दोनों स्थलों से जो है लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल से ही लोहे के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं, जिसका कालक्रम है 1000 ईसा पूर्व। और भी स्थल देख लेते हैं। जैसे इसमें एक स्थल है ऐछत्र जो कि बरेली में पड़ता है, और अतरंजी खेड़ा एटा में, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है, कौशाम्बी, ये सभी जो है लोहे यहाँ से देखा जाए तो लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यदि नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो हमारा 78वां, झोंकर संस्कृति निम्नलिखित में किस स्थल पर प्राप्त हुई है। जो झोंकर संस्कृति है इसकी बात करें तो ये चनूदड़ों की विशेषता है, और विशेषता है तो इनको एक बार देख लेते हैं। जो चनूदड़ो है यहाँ से झोंकर एवं झांगर एवं झोंकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति एवं प्राग सैंधव संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं। और जो चनूदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। यदि बात करें तो जो इसमें व्याख्या इसको समझ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न हमारे मिल जाएंगे। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में थे। जो मोहनजोदड़ो है यदि बात करें, जैसे मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। जैसे ये है इसको मान लीजिए आप सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी के जो बाएं तट पर है, ठीक है, सॉरी, सिंधु नदी के दाएं तट पर दो हैं, एक है आमरी और दूसरा है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के जो दाएं तट है इस पर है आमरी एवं मोहनजोदड़ो, दोनों के दोनों सिंध प्रांत में स्थित हैं, पाकिस्तान के। और इस तरफ पड़ता है चनूदड़ो और है कोटजीजी। ठीक है, तो चनूदड़ो एवं कोटजीजी जो है जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें भी इनको रिवाइज करेंगे, लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं तो उससे हमारा और भी रिवीजन हो जाएगा। तो जो चनूदड़ो एवं कोटजीजी है इस सिंधु नदी के जो है बाएं तट पर पड़ते हैं। तो आपको मैंने ये भी बता दिया। और चनूदड़ो की खोज किसने की, तो अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार का नाम आता है इसकी खोज में। ठीक है, तो इनको भी पढ़ ले। अब हम इनसे समझ लेते हैं। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चनूदड़ो नगर की खोज सर्वप्रथम 1934 में एन गोपाल मजूमदार, जो मजूमदार हैं, इन्होंने मतलब इसकी खोज की थी। और 1935 में अर्नेस्ट मैके, जो मैके हैं, इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। चनूदड़ो में सैंधवकालीन सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, और प्राग सैंधव संस्कृति, झोंकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया कि झोंकर संस्कृति निम्नलिखित में किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो हुई है चनूदड़ो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो हमारा 79वां प्रश्न है, हथनौरा का मानव शब्द जीवाश्म है जो हथनौरा से प्राप्त हुआ, इसकी यदि बात करें तो होमो इरेक्टस प्रजाति का प्राप्त हुआ है। जो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो होमो इरेक्टस प्रजाति का जो बात करें तो हथनौरा से जो कंकाल प्राप्त हुआ है वो होमो इरेक्टस प्रजाति की महिला का प्राप्त हुआ, जो कि 30 वर्षीय महिला का जो है कंकाल प्राप्त हुआ है, और जो होमो इरेक्टस प्रजाति का है। ठीक है, और बात करें तो अरुण कुमार सोनकिया ने 1982 में इसकी खोज की थी। 1982 में अरुण कुमार सोनकिया ने खोज की थी, जिनका हाल ही में जो है एक एक्सीडेंट मतलब सड़क दुर्घटना में उनका जो है निधन हो गया। अब इससे संबंधित थोड़ा देख लेते हैं। मैं आपको पहले इनके बारे में थोड़ा बता दूं।
जो होमो इरेक्टर प्रजाति का मानव है ये पहली बार सबसे पहले सीधा खड़ा हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा मानव था जो सर्वप्रथम सीधा खड़ा होना प्रारंभ किया था, जिसने होमो सेपियंस की बात करें तो ये आधुनिक मानव जो है इसकी होमो सेपियंस के नाम से ही जाना जाता है। होमो एबलिस ये वह मानव है जिसने सर्वप्रथम हाथ से औजार बनाना प्रारंभ किए थे, अर्थात एक प्रथम कारीगर मानव के रूप में जाना जाता है। अब हम इनसे देख लेते हैं और ये यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। अब नेक्स्ट इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। यदि व्याख्या के बारे में बात करें तो भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात जो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है के वैज्ञानिक अरुण सोनकिया, इनको अरुण कुमार सोनकिया के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व वाली टीम ने 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है, यहीं से सर्वप्रथम होमो इरेक्टर प्रजाति का जीवाश्म खोजा था। और इनकी शोध वाली जो टीम थी इसने दावा किया था कि ये महिला का जो है जीवाश्म है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो हथनौरा है ये नर्मदा नदी घाटी के मध्य प्रदेश में पड़ता है और इन्होंने जो अरुण कुमार सोनकिया हैं इन्होंने होमो इरेक्टर प्रजाति का 1982 में 30 वर्षीय महिला का जो है जीवाश्म खोजा था। और इसमें लिखा है कि होमो इरेक्टर आधुनिक मानव होमो सेपियंस के पूर्वज थे, लगभग 2 लाख साल पहले इनका अस्तित्व हुआ था। ठीक है, तो होमो सेपियंस के बारे में पढ़ा। और जो आधुनिक मानव है इनकी यदि बात करें तो क्रोमैग्नॉन, जो क्रोमैग्नॉन है ये आधुनिक मानव का ही एक उपजाति है। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं हम इसको। इसमें है कि असीमा प्रचलन समाधान प्रचलन शुरू हुआ था। मैंने आपको जो मैंने एक वीडियो डाला था आप उसमें देखेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। जो मैंने डाला था कि मानव का विकास वाली मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें जो है मानव के विकास के बारे में मैंने बताया था और उनसे संबंधित जो भी मानव के बारे में जो भी उत्पत्ति या विकास हुआ है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए उनके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि समाधान प्रचलन शुरू किया गया था। वह कौन सा मानव था जिसने समाधान प्रचलन किया था? तो उसका नाम है होमो निएंडरथल मानव। जो होमो निएंडरथल मानव था, मैंने निएंडरथल बताया था, जो कि जर्मनी के निएंडर घाटी से इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो जर्मनी के निएंडर घाटी से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये होमो निएंडरथल वह मानव था जिसने सर्वप्रथम जो है समाधान अर्थात मनुष्य को दफनाने की प्रथा जो है प्रारंभ की थी, जिसे समाधान कहते हैं। तो मनुष्य को दफनाने की जो सर्वप्रथम प्रारंभ है ये निएंडरथल मानव ने ही किया था। और इसने श्रम विभाजन भी निएंडरथल मानव ने ही किया था और इसने आत्मा की अमरता में भी इसे ही विश्वास था। होमो सेपियंस मानव जो कि आधुनिक मानव है और होमो इरेक्टस जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो सर्वप्रथम सीधा खड़ा होना प्रारंभ हुआ था ये होमो इरेक्टस मानव ही था। होमो हेबिलिस जो कि एक बाह्य मानव था जिसे कारीगर मानव भी कहते हैं और इसने हाथ से सर्वप्रथम औजार बनाने प्रारंभ किए थे। और ये प्रश्न भी यूजीसी नेट में आया हुआ है। अब हम इनके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो यदि हम आगे बात करें तो जो है जो होमो निएंडरथल मानव है ये मध्य पुरापहाड़ काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक प्रश्न और बन गया कि जो होमो निएंडरथल मानव है ये मध्य पुरापहाड़ काल से संबंधित था और निएंडरथल मानव मृतकों का आदर करता था। तो जब आदर करता था तभी इसने जो है मनुष्यों को समाधान अर्थात दफनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, और जो है शवों को पूजा की सामग्रियों सहित कब्र में दफनाता था। इसे जो जिस भी मनुष्य की मृत्यु होती थी जो कि होमो निएंडरथल मानव से संबंधित था ये उनके आदर करता था ये मानव। और जो है जो भी मनुष्य जिसका निधन होता था अर्थात उसको जो है ये दफनाता था और उसके खाने पीने की एवं बहुत सारे मतलब जो भी कर्मकांड होते हैं उनके साथ ही ये उसका आदर करता था, अर्थात उसके खाने पीने की वस्तुएं एवं उसके कार्य की वस्तुएं के साथ ही उसको दफनाता था। ठीक है, और इस प्रकार उसका किसी न किसी तरह से धर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास था, अर्थात धर्म एवं पुनर्जन्म में या आत्मा की अमरता में विश्वास कौन करता था? तो होमो निएंडरथल मानव। निएंडरथल के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। इसकी कई उपजातियां हैं, जैसे बात में क्रोमैग्नॉन जो कि आधुनिक होमो सेपियंस की उपजाति है, ग्रिमाल्डी चॉन्सलैंड। तो इनको आप याद रखें। हालांकि क्रोमैग्नॉन को मैंने आपको बताया भी था जो कि होमो सेपियंस का ही जो है एक उपजाति है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो सबसे ज़्यादा ताम्र संचय कहाँ पे मिला है? तो यदि बात करें तो इनमें से चारों ऑप्शनों में देखा जाए तो गुनगेरिया, ये जो गुनगेरिया है यहीं से सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो है ताम्र संचय मिला है।
तो जो है ये हमारा उत्तर है, अर्थात ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ है। तो ये समझ लीजिए यूजीसी नेट और टीजीटी और पीजीटी इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। और जो भी लोग जो है, जो भी दोस्त या भाई बहन मतलब टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुनगुरिया से ही मिला है। तो गुनगुरिया कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें देखा जाए तो इनमें 424 तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया ताम्र संचय के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मतलब संख्या में कहाँ से मिले? तो गुनगुरिया। तो आप देख ही देते हैं 424 तांबे के औजार। लेकिन इन ताम्र नदियों में से लगभग देखा जाए तो आधी गंगा यमुना दोआब के में पड़ती है। और इन ताम्र नदियों का संबंध कभी कभी गैरिक मृदवान, जो गैरिक मृदवान है इसकी बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही गैरिक मृदवान के साथ मिलते हैं। और जो है इसे ओसीपी के नाम से भी जाना जाता है। जो पूर्व वैदिक काल है और सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें ओसीपी के जो इसकी बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं गैरिक मृदवान, उसे अंग्रेजी में ओकरे कलर्ड पोटरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है क्वेश्चन है हमारा 82वां। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। यदि बात करें तो प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले? मैंने आपको बताया भी था, जो बिलासपुर ग्राम, इसका उत्तर है बिलासपुर ग्राम। और यदि बात करें जो बिलासपुर ग्राम है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में पड़ता है। और ये अपर पैलियोलिथिक अर्थात उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो बिलासपुर ग्राम जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में पड़ता है और ये अपर पैलियोलिथिक अर्थात उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ से प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और भीमबेटका इसकी यदि बात करें तो यहाँ से शैल चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं और शैलासराय के भी साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका से। और तीनों काल की चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। और महगढ़ा इसकी बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है महगढ़ा। और इसके साथ जो है जैसे कोल्डीवा, महगढ़ा एवं पंचोह 3 स्थल ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित हैं। और जो है महगढ़ा की बात करें तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। अब हम आगे देख लेते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है, व्याख्या के रूप में समझ लेते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे के जो साक्ष्य हैं वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बिलासपुर ग्राम से मिलते हैं, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83वां। दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? अब मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कई बार बताया था कि जो गेहूं एवं जौ के साथ कहाँ से मिले। तो मैं अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैंने इसको जो है कई बार बताया है। और आपने यदि उन वीडियो को देखा है तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही प्रॉफिट देने वाली है। गेहूं एवं जौ के साथ मैंने बताया था कि जो कहाँ से मिलते हैं तो मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ से मिलते हैं। और मेहरगढ़ है कहाँ? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और किरथर एवं सुलेमान पहाड़ियों के बीच में ये मेहरगढ़ स्थल है, ठीक है। और यहीं से गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं के एवं जौ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो जो मेहरगढ़ है यहीं से मिलते हैं, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और मेहरगढ़ जो कि देखा जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। अगर लहुरादेव ऑप्शन में ना दिया तो कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलते हैं, जो कि 7000 ईसा पूर्व के मिलते हैं। और मेहरगढ़, यदि मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ से जो है चाक पर बने हुए मृदभांड भी मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, जो भी इसके बारे में है उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। ये यूजीसी नेट में ये भी आया हुआ है। दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ पाकिस्तान नामक स्थल के उत्खनन से 3 सांस्कृतिक चरण और नवपाषाण काल के हड़प्पा पूर्व व हड़प्पा स्तर प्राप्त होते हैं। ये सभी इनकी बात करें तो हमारा जो काम का है उसको देखते हैं। यहाँ से जो 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और गेहूं एवं जौ एवं मसूर के भी साक्ष्य मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ से ही मिलते हैं, ठीक है। तो आप एक प्रश्न एक इसको भी रिकॉल कर लें। कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो कि मेहरगढ़ से मिलते हैं, गेहूं एवं जौ एवं मसूर के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बात करें तो हमारा 84वां है। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? इसकी यदि बात करें तो जो है सिरकप, इस जो सिरकप है यहाँ से पूछा गया कि कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल जो है इस सिरकप से ही मिला है, ठीक है। तो आप इससे केवल इतना ही
रखें। अब आगे हम समझ लेते हैं जो हमारा 85वां प्रश्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 85वां प्रश्न है, अब आप देख सकते हैं कि ये टीजीटी 2010 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो टीजीटी 2010 में पूछा गया था, प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मानव जो प्रागैतिहासिक युग अर्थात पाषाण काल का जो काल है, इसमें मनुष्य जो है मचान में भी रहता था, झोपड़ी में भी रहता था एवं कंदराओं में भी रहता था। अर्थात ऑप्शन जो डी है, इन सभी में जो प्रागैतिहासिक काल का मानव रहता था। टीजीटी हिस्ट्री 2010 में ये पूछा गया था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धरण नहीं होता, अर्थात कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जहाँ से लिखित विवरण ना प्राप्त हो एवं लिखित विवरण जब मिला ही नहीं है तो उसे पढ़ कहाँ से सकते हैं, तो इसलिए जो पाषाण काल है उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और जहाँ से विवरण मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका तो उसे हम आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जहाँ से देखा जाए तो वैदिक सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। ठीक है, और जहाँ से विवरण मिलता भी है और उसे विद्वान पढ़ भी पाते हैं तो उसे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो जहाँ से देखा जाए उत्तर वैदिक काल के बाद के जो कालक्रम है उसको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये भी टीजीटी हिस्ट्री 2005 में पूछा गया है। ठीक है, तो 86वां प्रश्न है हमारा, 86वां। इसमें लिखा हुआ कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार मिले हैं। ये हड्डी के बने हुए औजार कहाँ से मिले, मैंने आपको कई बार बताया था कि जैसे मैंने आपको जब बताया था कि गुफा कराल एवं बोरजोम एवं गुफा कराल से बात करें तो मिले थे। जो है जो गर्तवास हैं, जैसे गड्ढे में रहने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो बोरजोम एवं गुफा कराल से मिले थे। लेकिन बोरजोम एवं गुफा कराल एवं जो है चिरांद, इन तीन स्थलों को मैंने जब भी बताया था तो मैंने आपको तीनों स्थलों के बारे में बताया। बोरजोम, गुफा कराल एवं चिरांद, तीनों स्थलों से ही हड्डी के बने हुए औजार प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन जो है केवल चिरांद ही है और ऑप्शन दिए ही नहीं हुए। तो चिरांद से, जो कि चिरांद है, इसकी बात करें तो बिहार के सारण जिला में स्थित है। बिहार के, ठीक है, कहाँ स्थित है, बिहार के सारण जिला में स्थित है चिरांद, और जहाँ से हड्डी के बने हुए औजार एवं हथियार मिलते हैं। और ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया था। अब इसके बारे में थोड़ा और भी देख लेते हैं। इसकी बात करें तो 1962-63 ईस्वी में जो है प्रोफेसर बी के सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक ग्रामीण स्थल, जो कि ग्रामीण स्थल था, की खुदाई के बाद नवपहाड़ी अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, खुदाई के दौरान भारी मात्रा में हिरण के सींगों द्वारा, किसके सींगों द्वारा निर्मित हथियार एवं औजार थे, तो हिरण के सींगों द्वारा निर्मित हथियार एवं औजार मिले थे। ठीक है, तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है केवल कि हड्डी के बने हुए औजार एवं हथियार कहाँ से मिलते हैं, तो हमें ऑप्शन चिरांद लगाना है। और हड्डी के औजार जो हैं वो हमें बोरजोम एवं गुफा कराल से भी मिलते हैं। लेकिन बोरजोम एवं गुफा कराल से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, एवं जो बोरजोम है वहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और ये बोरजोम, गुफा कराल, चिरांद, तीनों के तीनों नवपहाड़ काल के स्थल हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे यदि बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 87वां, इसको समझ लेते हैं। यदि इसकी हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि जो 87वां प्रश्न है, प्राचीन पहाड़ युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। अर्थात बात करें तो इनमें से किस विषय का ज्ञान था, तो मैं आपको, हालांकि ऑप्शन दिया गया है सी, मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से, क्योंकि उत्तर तो मैं आपको दिखा देता हूँ लेकिन मैं आपको समझाता तो भी हूँ कि मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको उत्तर दी जाए लेकिन आपको, जैसे इसका उत्तर है शिकार। अब मैं आपको समझाता हूँ। यदि बात करें जो प्राचीन पहाड़ युग की बात हो रही है, यहाँ पर मनुष्य की बात करें, जो नवपहाड़ काल का मनुष्य था, पशुपालन की शुरुआत जो है नवपहाड़ काल से होती है। ठीक है, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, जो पशुपालन की शुरुआत है ये मध्यपहाड़ काल से होती है। तो यहाँ पर प्राचीन पहाड़ युग की बात हो रही है, ना कि मध्यपहाड़ काल की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कृषि कार्य की बात करें तो कृषि कार्य जो है ये नवपहाड़ काल की विशेषता है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर प्राचीन पहाड़ युग की बात हो रही है, तो ऑप्शन 2 कट गए। चित्रांकन की बात करें तो चित्रांकन जो है ये भी जो है मध्य पहाड़ से ही देखा जाए तो उच्च पहाड़ काल जो है वहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि भीमबेटका से मिलते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका से तीनों काल के ही साक्ष्य मिलते हैं। उच्च पहाड़ काल से प्रारंभ होते हैं एवं मध्य पहाड़ काल एवं नवपहाड़ काल से ही मिलते हैं, लेकिन प्राचीन पहाड़ युग से इसके भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले यदि बात देखा जाए तो प्राचीन पहाड़ युग में मानव के निवासियों को निम्नलिखित में किस विषय का ज्ञान था, तो शिकार का।
मनुष्य केवल शिकार करना चाहता था, तो अपने पेट के लिए जो है देखा जाए तो शिकार करता था और जंगलों में एवं वनों में भटकता रहता था। और जो है मनुष्य जो था वो घुमंतु था एवं खाद्य संग्राहक था। तो इसी प्रकार से उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। और ये पीजीटी हिस्ट्री 2004 में पूछा गया था। तो अब जो प्रश्न है वो टीजीटी पीजीटी के प्रश्न है, और हालांकि यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों को संकलन है इसमें। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसमें दी हुई, प्राचीन पाषाण काल के हथियारों के अवशेष मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से मिलते हैं, पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं और मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। ठीक है, तो प्राचीन पहाड़ काल के हथियारों के अवशेष जो है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से एवं पंजाब की सोहन घाटी से एवं मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इस काल का मानव जो था वो आग से अनभिज्ञ था। मानव पूर्णतः आखेटक अर्थात जो है शिकारी था। और जो है देखा जाए आगे तो समूहों में कंदराओं में रहता था, और मतलब समूह अर्थात एक ग्रुप में रहता था, कंदराओं में एवं गुफाओं में एवं मचानों में ये जो है प्राचीन काल का मानव रहता था। ठीक है, तो इसकी विशेषता थी। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जो हमारा है 28वां प्रश्न। इसमें पूछा गया कि 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न पहाड़कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता। अब इसकी यदि बात करें तो इसमें मैं बता दूं, एक है उतनूर। ठीक है, उतनूर, एक है पलवाय। उतनूर एवं पलवाय ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ स्थित है तो आंध्र प्रदेश में। उतनूर एवं पलवाय दोनों ही आंध्र प्रदेश में स्थित है और इन दोनों स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आंध्र प्रदेश के उतनूर एवं पलवाय दोनों से ही जो है राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और कहाँ स्थित है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात करें कुपकल, ये जो कुपकल है इसकी बात करें तो एक कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कुपकल के साथ साथ कोडेकल और बात करें तो मास्की और मतलब कई स्थल हैं, कोडकल, कोपिकल और जो है मास्की और कई भी हैं, मैं आपको बता दूंगा आगे। तो इन स्थलों से भी जो है 3 स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है तमिलनाडु अर्थात। अब बात करें जो राख के टीले हैं, अगर आपसे कभी पूछा है कि राख के टीले किसके मतलब किसकी विशेषता है, तो आपको उत्तर देना चाहिए एक तो नपाहड़ काल की विशेषता है। ठीक है, और दूसरा अगर मतलब स्थिति पूछी जाए कि कौन से स्टेट की बात हो रही है तो ये दक्षिण भारत की विशेषता है। ठीक है, राख के टीले की विशेषता दक्षिण भारत की विशेषता है और नपाहड़ काल की विशेषता है। ठीक है, उतनूर एवं पलवाय जो कि आंध्र प्रदेश में और यहाँ से राख के टीले प्राप्त होते हैं। कोपकल जो कि कर्नाटक में, तो यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। लेकिन बुरजोम इसकी यदि बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है और इसके बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के नहीं, जो है यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं और ये भी नपाहड़ काल का ही स्थल है। और गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं और मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से राख के टीले नहीं मिलते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। और जो बुरजोम है इसकी खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने खोज की थी। और आगे अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 89वां, कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इसमें देखना है कि एक तरफ दिए मध्य पाषाण काल के स्थल, दूसरी तरफ स्थान। ठीक है, तो इनको हमें मिलाना है। मध्य पाषाणकालीन स्थल है, दूसरी तरफ स्थान, इनको मिलाना है। इन चारों को हमें मिलाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यदि पहला बात करें तो वीरभानपुर, ये चारों के चारों स्थल में मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं और हमें मिलाना है। तो वीरभानपुर जो है ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। लोटेश्वर मैंने आपको कई बार बताया कि लोटेश्वर कहाँ स्थित है तो गुजरात में। यहाँ से जो है किसके साथ मिलते हैं तो पशुपालन के साथ मिलते हैं। पैंसरा, अब ये पैंसरा की बात करें तो जो है पैंसरा ये बिहार में स्थित है और बिहार किधर है तो बिहार में ये स्थित है। और इसके बाद यदि बात करें सराय नहराय, जो सराय नहराय है इसकी बात करें तो सराय नहराय जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो सराय नहराय और जो कि मध्य पहाड़ का स्थल है, ये सभी के सभी मध्य पहाड़कालीन स्थल हैं। और पैंसरा और लोटेश्वर, वीरभानपुर, सराय नहराय, इनको सबको हमने लगा लिया। अब हम इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। तो यदि बात करें तो इसमें कौन सा उत्तर है हमारा, हमने ए का मिला है 4। ए का 4 किस में है तो ए का 4 है बी में और डी में। अब देखते हैं बी का 2 किस में है तो बी का 2 है दोनों में। इसके बाद देखते हैं पैंसरा मतलब सी का 1 किस में है तो इसमें, अर्थात ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था तो यूजीसी नेट में। अब यहाँ पर जो सही लगे हुए उनको भी एक बार दिखा देता हूँ जैसे कि आपको याद रहे। वीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, लोटेश्वर जो कि गुजरात में है, पैंसरा जो कि बिहार में है और सराय नहराय जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। अब हम आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90वां, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट आखेट अर्थात शिकार करना एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इनमें देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, मेहरगढ़ से। ठीक है, लहुरादेव अगर दिया होता, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर लहुरादेव ऑप्शन में दिया आपको मिले तो आप उत्तर जो है लहुरादेव को ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर लहुरादेव है ही नहीं, तो जो है मेहरगढ़ हमारा उत्तर होगा। और ये 2017 में मतलब आया था यूजीसी नेट में। ठीक है, तो मेहरगढ़ से सबसे पहले जो है कृषि के साथ मिलते हैं। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है किरथर एवं सुलेमान पहाड़ी के बीच, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से गेहूँ, जौ एवं कपास के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित हैं? यदि हम बात करें इनमें, तो हमारा जो है जो बिहार की बात करें तो बिहार का एक जिला है सिंहभूम जिला। तो वहाँ से जो है तांबे के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात तांबे की खान है। ठीक है, तो बिहार भी है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं और तांबे के। ठीक है, तो तांबे अर्थात तांबे की गुजरात में भी, मतलब गुजरात से तांबा प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद राजस्थान में जो खेतड़ी है वहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से प्राप्त नहीं होते, अर्थात ऑप्शन ए, बी और सी, इसमें तीनों में कौन सा है? 1, 2, 3, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यूजीसी नेट में ए भी पूछा गया है। अब इससे संबंधित जो भी विशेष बातें हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो इसकी यदि बात करें तो इसमें दिया गया है, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। बिल्कुल थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली जो खानें थी भारत के बिहार में स्थित हैं, गुजरात और राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, तो कहाँ भारत के बिहार में, गुजरात और राजस्थान, इन 3 जगहों से तांबा देने वाली खानें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद राजस्थान का जो खेतड़ी स्थान है, इसकी बात करें तो यहाँ से जो है तांबा प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त बिहार एवं गुजरात से भी तांबा प्राप्त होता था। और बिहार का जो सिंहभूम जिला है, इसकी बात करें तो यहाँ से जो है तांबा और तांबे के साथ साथ अन्य चीज़ें भी, अन्य जो धातुएं हैं वो भी प्राप्त होती हैं। बिहार का जो बात करें सिंहभूम जिला है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। और गुजरात के कच्छ क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, तो बिहार का सिंहभूम जिला और गुजरात का कच्छ क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92, निम्नलिखित में कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? इसमें यदि देखा जाए तो इनमें कौन सा नहीं है? मैं आपको बता दूं, नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है। ब्रह्मागिरी ए भी है, और संगनकल्लू जो कि कर्नाटक में, तो ए भी है। और जो है अरेगमेडू नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और पिकली हिल ए भी है। अब मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मागिरी है ये भी कर्नाटक में है, संगनकल्लू ये भी कर्नाटक में है, और जो है बात करें पिकली हिल, ये तीनों ही बात करें तो ये तीनों ही, हालांकि जो ब्रह्मागिरी, संगनकल्लू, पिकली हिल, ये तीनों ही नवपाषाण काल से भी संबंधित है। और जो ब्रह्मागिरी, संगनकल्लू, पिकली हिल तीनों कर्नाटक में स्थित है। और ब्रह्मागिरी को छोड़ दिया जाए तो संगनकल्लू और पिकली हिल, इन दोनों स्थलों से जो है राख के टीले मिलते हैं। किसके? राख के टीले। मैंने अभी ऊपर बताया भी था, तो राख के टीले यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, संगनकल्लू और पिकली हिल जो कि कर्नाटक में स्थित है, हालांकि ब्रह्मगिरी भी स्थित है। और ये तीनों के तीनों नवपाषाणकालीन स्थल है। अरेगमेडू इसका आंसर है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो अरेगमेडू है, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी में स्थित है अरेगमेडू। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का ये बात करें तो स्थल है, जिसका उत्खनन 1945 में मार्टिमर व्हीलर ने करवाया था। यहाँ से भारत और रोम के व्यापारी संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो भारत और रोम के बारे में व्यापारी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो पांडिचेरी का अरेगमेडू यहाँ से मिलती है। और ब्रह्मागिरी, संगनकल्लू, पिकली हिल दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल हैं, और यहाँ से राख के टीले मिलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पूरा देखते हैं। यदि हम बात करें तो 93वां प्रश्न है हमारा ये। और इसकी यदि बात करें तो जो 93वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया उत्खनित स्थल हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है, का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। अर्थात देखा जाए तो नीचे से ऊपर, मतलब जो सबसे पहले जिसके प्राप्त हुए हैं, उसके बाद उससे सबसे पहले जो प्राप्त हुए हैं, और उसके सबसे लास्ट में जो प्राप्त हुए हैं, उस प्रकार हमें ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें कौन सा है उसको समझते हैं। कुषाण काल, NBP, मृतवान काल, OCP काल एवं PGW काल,
इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मिलते हैं OCP काल अर्थात ओकरे कलर्ड पोट्री सबसे पहले मिलते हैं। इसके बाद PGW अर्थात पहला हो गया A, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मिलते हैं PGW और उसके बाद तीसरे PGW पेंटेड ग्रे बेयर अर्थात इनको कहा जाता है पेंटेड ग्रे बेयर जिसे कहते हैं अर्थात जो है जैसे OCP है इसको कहते हैं गैरिक मृदवान और PGW इसे कहते हैं तो इसको इंग्लिश में तो कहते हैं पेंटेड ग्रे बेयर और अभी मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं आगे आपको बता दूँ। NBP मृदवान है इसे कहते हैं N से हो गया नॉर्थ, B से हो गया ब्लैक, P से हो गया पॉलिश्ड मृदवान मतलब उत्तरी काली और पालीदार मृदवान जो है ये तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो 1 2 3 और चौथा और इस प्रकार से अब आप क्रम लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा प्राप्त हुआ है तीसरा फिर चौथा तीसरा चौथा और इसके बाद जो है दूसरा वन, तीसरा चौथा दूसरा वन कहाँ किस में है तो तीसरा चौथा दूसरा अर्थात ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इससे संबंधित जो भी बातें हैं आप देख सकते हैं खुद ही, जैसे कि आपको थोड़ा समझ विकसित हो। OCP काल की बात करें तो ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है और जो है PGW जो कि लौह युगीन है लौहकालीन है और इसके बाद में NBPW उत्तरी काली पालीदार जो मृदभांड है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मिलने प्रारंभ होते हैं। कोथाड़ काल जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के तो प्रथम शताब्दी ईस्वी के समय मिलता है। और जो हस्तिनापुर है मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हस्तिनापुर से जो भी मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किस जिले में है एवं किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। और इसकी जो खुदाई है वो BB लाल ने की थी और कब की थी तो 1950 से लेकर 1952 तक, तो 1950 से लेकर 1952 तक इसकी खुदाई हुई थी। किसने की थी तो BB लाल ने की थी और BB लाल ने ही जो कालीबंगा है सिंधु घाटी सप्ताह में उसकी भी उत्खनन किया था, ठीक है। और अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसमें दिया हुआ है 94 पर निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मैंने आपको कई बार बताया था कि जिन तीनों के बारे में मैंने पहले भी आपको सूचित किया है और वही तीनों इसमें दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कि जो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है, बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है और लोटेसर जो कि गुजरात के पाटन जिले में पड़ता है, ठीक है। तो इन तीनों से ही जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो 1 2 3 इन तीनों से ही मिलते हैं अर्थात कौन सा है ऑप्शन 1 2 3 अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब इसके बारे में अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो हमारा जो है 95 में इसको देख लेते हैं। इसमें दिया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ से पुरावशेष और प्राप्ति स्थान मिले हैं, अब इनको देखना है। यदि इनमें हम बात करें तो जो देखा जाए राग का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ, मैंने आपको कई बार बताया जो कि उतनूर से प्राप्त हुआ है। उतनूर कहाँ है तो उतनूर जो है ये है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आयकपट, अब जो आयकपट है इसकी यदि बात करें तो ये है मथुरा से, तो इसका ऑप्शन जो सेकंड है ये बिल्कुल सही है। एकाध 10 मुखी बोधिसत्व इसकी यदि बात करें तो ये है कन्हेरी जो कि बहन अर्थात सीका वन। इसके बाद प्रस्तुत धातु मौजूदाएं तो इसका कौन सा है तो बचा हुआ है सांची, ठीक है। राग के टीले उतनूर से, आयकपट मथुरा से, एक 10 मुखी बोधिसत्व जो कि कन्हेरी से, प्रस्तुत धातु मौजूदाएं जो कि सांची से। तो यही इसका व्यू है। अब हम आगे देख लेते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो राग के टीले हैं ये उतनूर से प्राप्त हुए हैं, आयकपट जो कि मथुरा से, एका 10 मुखी जो कि कन्हेरी से और प्रस्तर धातु मंजूसाएं जो कि सांची से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है 96वां देखते हैं। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होता है। अब ये प्रश्न जो देखिए इसकी कहाँ से लिया गया, ये UPPCS प्री में पूछा गया है, ठीक है। UPPCS प्री में पूछा गया है और एक बार नहीं 2 बार, एक बार 2004 में पूछा गया था और एक बार UPPCS प्री में 2003 में पूछा गया। तो इसलिए एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप बिल्कुल BBI करके याद कर लें। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है तो इसकी यदि बात करें तो जो पालतू भैंस ये मेहरगढ़ से मिलते हैं। और मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिलते हैं तो मेहरगढ़ से हमने पढ़ा है कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिलते हैं जो कि 7000 ईसा पूर्व में है, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम कहाँ से मिलते हैं तो हमने पढ़ा था लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मेहरगढ़ से मिलते हैं गेहूँ एवं जौ एवं जो है कपास के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लहुरा देव से केवल और केवल चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और इनमें यदि देखें तो इनको भी देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पड़ता है और
मोहनजोदड़ो से कई चीज़ें प्राप्त हुए हैं। एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, और नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी भी मिली है। और अब हम इनको भी देख लेते हैं। जब हम सिंधु घाटी सप्ताह पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। धौलावीरा जो कि 3 भागों में बटा हुआ नगर है, और ये सिंधु घाटी सप्ताह का भारत में मौजूद सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और कहाँ है तो ये कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला गुजरात में। और इसके साथ साथ जो धौलावीरा है, इसके साथ साथ बात करें तो धौलावीरा, सुरकोतड़ा एवं देसलपुर, ये 3 जो हैं, धौलावीरा, सुरकोतड़ा एवं देसलपुर, ये तीनों कच्छ जिला गुजरात में पड़ते हैं। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल है पूरी सिंधु घाटी सप्ताह का जो 3 भागों में बटा हुआ मिला है। राखीगढ़ी जो कि बात करें तो भारत में मौजूद सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी ही है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है धौलावीरा। ठीक है, तो अब हम आगे, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है, और इसकी खोज, राखीगढ़ी की खोज किसने की है? भगवान जो उनका नाम है, सॉरी, सूरजभान, उनका नाम है सूरजभान, जिन्होंने राखीगढ़ी की खोज की थी। ठीक है, और धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो उनका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी, और जो है जगपति जोशी ने खोज की थी, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था धौलावीरा का। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। जो प्रश्न है हमारा कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो पालतू भैंस का प्राचीन नाम भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें सिर नीचे किए हुए रमाते हुए भैंसों का वर्णन है जो लड़ने की मुद्रा में। सैंदव निवासियों के पालतू पशुओं में बैल, गाय, और जो है भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़ बकरी, हिरण, खरगोश आदि है। अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो गाय है, गाय के प्रमाण सिंधु घाटी सप्ताह में नहीं मिलते हैं। ठीक है, गाय के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो बैदी सप्ताह में मिलते हैं। हाथी से उनका परिचय था क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। पक्षियों में अगर देखा जाए तो मुर्गा, बतख, तोता, हंस, इनके भी साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात ये पाले जाते थे। कुछ पशुओं को धार्मिक मान्यता देखा जाए तो धार्मिक मान्यता थी, कुछ को मांस के लिए भी पाला गया है। जैसे कि अश्व को उनका परिचय, जो अश्व घोड़े के साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं जो है सिंधु घाटी सप्ताह के। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया अश्व से उनका परिचय था कि नहीं, ऐसा राव अर्थात शिकारीपुरा रंगनाथ राव हैं, इन्होंने कहा था कि लोथल एवं रंगपुर से अश्व की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन जो है यहाँ से साक्ष्य पूर्ण रूप से ये सत्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार कच्छ में बात करें तो सुरकोतड़ा, यहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, ये एकमात्र 1-2 जगह से मिले हैं। इसलिए ये सिंधु घाटी सप्ताह में जो भी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि घोड़ा पाला जाता था या नहीं, इसके पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि जो जानवर पाला जाएगा वो पूरी सिंधु घाटी सप्ताह में कई स्तरों से प्राप्त होना चाहिए, लेकिन केवल और केवल इसके साक्ष्य सुरकोतड़ा से ही मिलते हैं। तो इसलिए इस बात पर अभी भी संशय है कि घोड़ा जो है पाला जाता था या नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 97वां। तो सिंधु सप्ताह के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इनमें चारों में अगर देखा जाए तो पशुपति, जो पशुपति शिव हैं, इनकी पूजा किया करते थे सिंधु सप्ताह के लोग। और देखा जाए कृष्ण, विष्णु और वरुण, तो ये मैं आपको बता दूं, जो वरुण है ये वैदिक सप्ताह में इसके साक्ष्य मिलते हैं, और इनको ऋतुगोपा भी कहा जाता है वैदिक सप्ताह में। तो ये वैदिक सप्ताह के बहुत ही प्रमुख देवता थे। कृष्ण और विष्णु ये जो है ये बात करें तो भक्ति आंदोलन में इनको पढ़ते हैं। ठीक है, और टीजीटी हिस्ट्री 2001 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो 2001 में टीजीटी का प्रश्न है, और आप इसलिए इसको बीवीए कर सकते हैं। सिंधु सप्ताह के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की। और अगर देखा जाए तो पशुपति के साथ साथ जो मातृ देवी हैं उनकी भी पूजा होती थी। अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं, व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। सिंधु सप्ताह के लोग पशुपति की उपासना करते थे। और बात करें सिंधु स्थलों की जो खुदाई है, इसके परिणामस्वरूप हमें मातृ देवी की भी कई मूर्तियाँ मिली हैं, और मातृ देवी की यहाँ के लोग उपासना करते थे, मैंने आपको बताया भी था। मोहनजोदड़ो से बात करें तो एक जो मूर्ति प्राप्त हुई है, एक मुद्रा के ऊपर जो पद्मासन मतलब बैठे हुए हैं अर्थात विराजमान है, एक योगी का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर एक योगी का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसकी यदि बात करें तो सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। तो इनके 3 मुख हैं। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव के नाम दिया है, और संबोधित किया है कि इन्हें त्रिमुख, माहेश्वर या पशुपति के नाम से भी जाना जाता है। और पशुपति नाम ये तो सबसे फेमस है। और मैं आपको बता दूं, जो पशुपति शिव की मतलब मूर्ति प्राप्त हुई है, कहा जाता है कि
जो पद्मावती शिव के बाएं तरफ और दाएं तरफ अगर आपसे पूछा जाए तो जो दाएं तरफ है बाघ एवं भैंसा, ठीक है, सॉरी बाघ एवं हाथी इनके पशुपति शिव के जो है दाहिने तरफ है, बाघ एवं हाथी दाहिने तरफ, और जो है जो बाएं तरफ है बात करें तो भैंसा एवं गैंडा है बाएं तरफ, और दाएं तरफ है बाघ एवं हाथी, ठीक है। और इनके जो पैरों की तरफ अर्थात नीचे कौन कौन है तो 2 हिरण है, अर्थात 5 प्रजाति के 6 पशुओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो जो पशुपति शिव हैं इनके दाएं तरफ है बाघ एवं हाथी, और जो बाएं तरफ है गैंडा एवं भैंसा, और जो इनके नीचे जो है अर्थात जो इनके नीचे बैठे हुए हैं 2 हिरण। तो इस बात से 5 प्रकार के 6 जानवरों का उल्लेख है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा देख लेते हैं इसको। 98वां प्रश्न है, पूर्व पहाड़ युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो जो पूर्व पहाड़ काल के लोग थे उनका प्रमुख उद्यम शिकारी था। किसी के बारे में भी नहीं जानते थे, ना ही पशुपालन के बारे में, ठीक है। और जो पूर्व पहाड़ काल के लोग थे ये पूर्ण रूप से जो है जंगली पशुओं एवं नदियाँ एवं झीलों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहते थे, क्योंकि जंगलों से ही ये जानवरों को मारकर खाते थे एवं जंगलों से ही फल फूल जो भी हैं इनको कंदमूल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, और नदियाँ एवं झीलों से पानी को प्राप्त किया करते थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 99वां, मध्य पहाड़ काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप चारों में देखें तो आपको उत्तर आराम से प्राप्त हो जाएगा। जो मध्य पहाड़ काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो माइक्रोलिथ जो पत्थर है इसकी खोज हुई थी, और माइक्रोलिथ पत्थर को ही लघु पहाड़ उपकरण के रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो 99 का ऑप्शन ए था राइट आंसर, और ये पीजीटी 2000 में पूछा गया था, तो इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो व्याख्या है इसको भी देख लेते हैं। मध्य पहाड़ काल के लोगों की प्रमुख विशेषता थी लघु पहाड़ उपकरणों प्रयोग, मैंने आपको बताया भी। और यहाँ से औजार जो होते थे वो छोटे छोटे होते थे जिनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं, और जो यहाँ से ज्यामितीय प्रकार के भी औजार मिलते हैं एवं अज्यामितीय भी मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 100, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पहाड़ काल से संबंधित है? तो बात करें तो नव पहाड़ काल की बात करें तो नव पहाड़ काल एवं इसके साथ साथ पूर्व पहाड़ काल एवं मध्य पहाड़ काल से भी ये संबंधित है। तो यहाँ पर केवल हमें नव पहाड़ काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पहाड़ काल से संबंधित है? तो ये ऑप्शन जो है सत्य है, अर्थात ये पीजीटी 2000 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे की यदि बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो है 101वां, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो चावल के मैंने आपको कई बार बताया कि लौहरादेव एवं कोल्डिएवा 2 स्थानों से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डिएवा से 6000 बीसी के, ठीक है, 6000 बीसी के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डिएवा से, और जो लौहरादेव वहाँ से 8000 ईसा पूर्व में। लेकिन लौहरादेव यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो हमें जो है यहाँ पर उत्तर हमें क्या देना है? तो कोल्डिएवा हमारा उत्तर है। कोल्डिएवा से 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, और कोल्डिएवा से डोरी छाप मृतभांड भी मिलते हैं। और एक कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। तो और भी है यहाँ पर मैदा है। मैदा की बात करें, मैदा सरायनराय, जो मैदा एवं सरायनराय ये उत्तर प्रदेश के जो है बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, और सरायनराय मैदा इन दोनों से ही जो है मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सरायनराय से 4 प्राप्त हुए और मैदा से 2 कंकाल जो कब्र में प्राप्त हुए हैं, और सरायनराय एवं मैदा से गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका से जो कि शैलचित्र एवं शैलाशिरा के साक्ष्य मिलते हैं। और एक प्रश्न कहाँ पूछा गया? तो पीजीटी 2000 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न पीजीटी के आसपास पूछे गए, बहुत ही सभी के सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। 102वां, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पर आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कम से कम ये प्रश्न 10 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग बीबीए कर लें और इसको याद कर लें। तो कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। इसके बारे में अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, और ये पीजीटी 2000 में पूछा गया था ये भी प्रश्न। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 103वां, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। यदि हम बात करें तो इसमें निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल इसमें दिए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन उत्तर है ये है हमारा डी। इसकी बात करें तो पाषाण युग मानव को आग की जानकारी हुई थी नवपाषाण काल में, और ये पीजीटी 2003 में पूछा गया था, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी, तो उसको भी समझ लेते हैं। पाषाण कालीन मानव को सर्वप्रथम अग्नि की जानकारी नवपाषाण काल में हुई थी।
जब पत्थर से टकराकर उसने अग्नि प्रज्वलित करना सीखा, जिससे उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अग्नि के उपयोग से उसे अब भुना हुआ मांस जो है, अब भून जो मांस होता था जानवरों का, पहले देखा जाए पुरापाषाण काल में जो मानव है वो जानवरों को मारते थे और जो है ऐसे ही कच्चा मांस खा जाते थे, लेकिन अब जो नपाषाण काल में ये भुना हुआ मांस खाता था और खाने के लिए पका हुआ भोजन भी मिलता था। अग्नि के द्वारा जो है प्रकाश का भी प्रयोग एक प्रकाश के काम में भी लिया करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैंड एक्स बात करें, इसको हस्तकोटार भी कहते हैं, और हैंड एक्स या कुल्हाड़ी, क्लेवर, इसी बात में क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचय गए। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि जो हैंड एक्स एवं क्लीवर है ये दोनों दक्षिण भारत की मतलब दक्षिण भारत में मतलब सबसे सर्वाधिक प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की मतलब परिचायक हैं या फिर दक्षिण भारत के उपकरण हैं। और जो मैंने आपको बताया था, पहले लिख देता हूँ, CCC पास है, मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक पहले भी बता चुका हूँ। C से चॉपर, C से चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, C से क्लीवर, P से पेबल, हेड से हैंड। ठीक है, तो जो हैंड एक्स एवं क्लीवर है, हैंड एक्स एवं क्लीवर के साथ मिलते हैं दक्षिण भारत से। और जो चॉपर चॉपिंग, क्लीवर और पेबल, हैंड, इन पांचों के साथ मिलते हैं किस काल से, तो निम्न पुरापाषाण काल से इसके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। और जो चॉपर एवं चॉपिंग है ये उत्तर भारत की परंपरा है। एक स्थल है जिसका नाम है चौतरा, चौतरा, ठीक है, चौतरा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ से उत्तर भारत के जो उपकरण हैं जैसे कि चॉपर उत्तर भारत के हैं और हैंड एक्स एवं क्लीवर ये दक्षिण भारत के हैं। तो यहाँ से दोनों ही देखा जाए तो चौतरा को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत के भी उपकरण मिलते हैं और दक्षिण भारत के भी उपकरण मिलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो चौतरा है ये निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे हालांकि इसमें लिखा हुआ देख लेते हैं, कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, बिदारणी, जैसे हैंड एक्स, जो हस्तकुठार है, कुल्हाड़ी को तो हस्तकुठार भी कहते हैं जिसे अंग्रेजी में हैंड एक्स कहते हैं। जो क्लेवर है इसको बिदारणी कहा जाता है। और जो गड़ासा है इसको खंडक आदि उपकरण निम्न पुरापाषाण परंपरा के परिचय गए। निम्न पुरापाषाण युग की अधिसंग स्थल जो है सिंधु नदी की जो सहायक नदी है सोहन नदी घाटी, यहीं से अधिकतर मिलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 105वां है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। मैंने आपको ये प्रश्न कई बार पहले बताया था कि मैं आपको ये प्रश्न कराऊंगा। भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि रॉबर्ट ब्रिसफुट को भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। और जो है सर जॉन मॉसल की बात करें तो इन्होंने जो है 1902 से लेकर 1928 तक ये जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी, 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और इनको डिटेल में हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। और कनिंघम अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। और रॉबर्ट ब्रिसफुट को इनको पूरे विश्व का पुरातत्व विभाग है इसके जनक कहा जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको दो वो बताए थे, जैसे बात करें कि पूरे विश्व का जो पुरातत्व संग्रहालय है वो कहाँ है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो कि डेनमार्क में स्थित है। डेनमार्क कहाँ है, तो यूरोप में है। और मैंने आपको बताया कि भारत का जो पुरातत्व संग्रहालय है उसे हम मानव संग्रहालय के नाम से जानते हैं। मानव, उसका नाम बदल गया है, अब उसे इंदिरा गांधी संग्रहालय के नाम से, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। और 105वां प्रश्न था, ये PGT हिस्ट्री 2004 में पूछा गया। और आगे इनके बारे में एक बात देख लें। रॉबर्ट ब्रिसफुट को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में इन्होंने की थी। इन्हें जो है जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी रॉबर्ट ब्रिसफुट ने की, जब उन्होंने पल्लवरम जो कि कहाँ स्थित है, चेन्नई के निकट तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो चेन्नई के निकट है। और इन्होंने प्रथम जो औजार खोजा था वो हैंड एक्स खोजा था। ठीक है, हैंड एक्स 1863 में जो है रॉबर्ट ब्रिसफुट ने पल्लवरम से जो है हैंड एक्स खोजा था। इसके बाद जो 1864 में जो रॉबर्ट ब्रिसफुट है इनके मित्र थे जिनका नाम है विलियम किंग, उन्होंने 1864 में इसके एक साल बाद ही जो है अतरमपक्कम, जो कि चेन्नई के निकट ही अतरमपक्कम, वहाँ से भी जो है हैंड एक्स के मतलब अर्थात पुरापाषाण काल के जो पुरापाषाण काल के जो भी उपकरण हैं उनकी खोज की थी और उनमें हैंड एक्स भी था।
तो इतनी बातें आप समझोगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 106वां, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के प्रचार के लक्षण है। तो ब्लेड किस प्रकार का है, तो इसकी बात करें तो ये है मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य। ये जो उच्च पूर्व पाषाण काल है इसकी विशेषता है। मैंने आपको बताया भी था कि ब्लेड संस्कृति किस काल की है, तो है उच्च पूर्व पाषाण काल। इनमें पूर्व को पूर्व भी कहते हैं। तो उच्च पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है ब्लेड, और जो मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है फ्लेग, और जो यहाँ पर निम्न पूर्व पाषाण काल दिया ही नहीं, तो निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है कोर। ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है कोर, और जो मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है फ्लेग, और जो उच्च पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है ब्लेड संस्कृति। तो यही पूछा गया है। और आगे अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। ये हालांकि ये पीजीटी 2004 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं। हालांकि इसको पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। जो मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद उच्च पूर्व पाषाण काल की मतलब आया था, इसका प्रधान पाषाणो उपकरण अर्थात प्रधान पाषाण जो पाषाण उपकरण था उसे हम ब्लेड कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मध्य पूर्व पाषाण काल जो था, ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या थी कि उसमें जो है ब्यूरेन बोरर एवं स्क्रैपर पॉइंट इस प्रकार के जो है उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे। और वो मध्य पूर्व पाषाण काल के जो है मध्य पूर्व पाषाण काल के जो है प्रमुख औजार के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जो ब्लेड है ये जो है उच्च पूर्व पाषाण काल के सबसे प्रमुख रूप से ये प्रयोग किया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर यही पूछा गया था। ब्लेड क्या होता था, ये पतले एवं संकरे आकार वाला ये पाषाण फलक है। हालांकि ये भी फलक होता था। ये इस फलक की विशेषता क्या थी ब्लेड की, इसकी ब्लेड की विशेषता ये थी कि इसके जो दोनों किनारे थे ये समानांतर होते थे। और दूसरी बात, ये लंबाई में अपने चौड़ाई से दूना होता था। जैसे लंबाई हो गई तो ये चौड़ाई में इससे दूना होता था। ठीक है, तो चौड़ाई कम होती थी, लंबाई इसकी अधिक होती थी। तो इसकी ये विशेष बात थी। अब जो है हमारा ना इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है 107वां। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। आभूषणों अर्थात बात करें तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक अर्थात मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, तो जिस ये आभूषणों की जो विशेषता है ये उन्हीं स्थल की बात हो रही है जहाँ पर मध्य पाषाण काल का स्थल है। अब भीमबेटका है, मैदाहा, बागोर, सरायना, इनमें हमें देखना है। तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। मानव समाधियां मैंने आपको बताया था कि जो चार जो है मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, कब्र में थे, सरायना में थे। और जो मैदा यहाँ से 2 कंकाल मतलब कब्र में मिले हैं। और उसके बाद जो तीसरा था दमदमा से 3। ठीक है, तो हमने तीनों ही पढ़ लिए। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो मैदाहा इसका उत्तर है। क्यों है मैं समझाता हूँ। मैदाहा से जो है मैंने आपको बताया था कि मृग सरंग के छल्ले या फिर कहा जाए मृग सरंग की माला, तो माला जो कि एक आभूषण के रूप में जानी जाती है। तो इसीलिए और हड्डियों से भी निर्मित आभूषण भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो मैदा इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है। और जो मैदा एवं सरायना है इनकी यदि बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैदाहा जो है यहाँ से बोचड़ खाना एक कसाई खाना मिला है, और जो कसाई खाना मिला है। और जो प्रश्न पूछा भी जा चुका है पिछली वीडियो में हम कर भी चुके हैं। सरायना है इसकी बात करें तो यहाँ से कब्र में 4 कंकाल मिले हैं। और मैदाहा से साथ में जैसे मृग सरंग की माला भी मिली है, यहाँ से हड्डी के आभूषण भी मिले हैं। किनसे, तो मैदाहा से। और जो बोचड़ खाना या कसाई खाना भी मिला है। भीमबेटका यहाँ से शैल चित्र या फिर शैल के भी साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से उच्च पूर्व पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के चित्रकारी के भी साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका, जो कि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। बागौर जो कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये प्रश्न पिछली वीडियो में पूछा भी जा चुका है, मैंने आपको कराया भी था। तो बागौर जो कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। और बागौर की बात करें तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। और बागौर जो है ये यहाँ से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और आदमगढ़ से भी मिलते हैं। ठीक है, तो बागौर इससे हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में यदि बात करें तो जो मैदाहा है, मैदाहा की खोज की थी GR शर्मा ने इसकी खोज की थी। मैं आपको दिखाई देता हूँ। GR शर्मा ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से मृग संघ की माला मिलती है, और हड्डियों के आभूषण यहाँ से मिलते हैं मैदाहा से। ठीक है, और मैदाहा कहाँ है, तो मैंने आपको बताया कि सरायना, मैदाहा एवं दमदमा ये तीनों ही जो कहाँ स्थित हैं, तो तीनों ही प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील है, वहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी वीडियो अब समाप्त हुई है।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और यदि पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को जोड़ें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि मैं आपको बता दूं, यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।